हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बायो के 3 चैप्टर खत्म करने के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, ठीक है, जो कि है मैटर इन अवर सराउंडिंग क्लास 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर होता क्या है? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ऐसी कोई चीज जिसका कोई मास होता है और वो स्पेस ऑक्युपाई करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं, ठीक है। मास होना चाहिए और स्पेस होना चाहिए। अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इनटू फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। देखिए था क्या कि पहले मैटर के बारे में कोई ज्यादा जानता नहीं था, ठीक है। तो जो इंडियन के फिलोसफर थे उन्होंने भी मैटर को क्लासिफाई किया, और जो बाहर के थे साइंटिस्ट या फिलोसफर वो उन्होंने भी मैटर को क्लासिफाई किया। तो जो इंडियन के फिलोसफर थे उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में क्लासिफाई किया। उसमें उन्होंने नाम दिया पंचतत्व। पंचतत्व में क्या क्या चीजें आती हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर, यानी कि यही 5 चीजें हैं जिससे कि ह्यूमन बॉडी बनती है, और इसी में मतलब ब्रेक डाउन हो जाती है। कोई भी चीज दुनिया में इन्हीं 5 चीजों से बनी और इन्हीं में ब्रेक डाउन हो जाती है, इन्हीं में विलीन हो जाती है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो बाहर के लोग थे वो लोग इन सारी चीजों के बारे में क्या जानते थे, ठीक है। तो जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट है उनका क्या मानना था? उनका ये मानना था कि उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने मैटर को 2 तरह से क्लासिफाई किया था। पहला क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी की बेसिस पे उन्होंने 5 स्टेट ऑफ मैटर बताया: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोज, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। इस चैप्टर में हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा और बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में एक सेपरेट वीडियो में आपको हम समझा देंगे। आगे दूसरा कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी की बेसिस पे इन्होंने किन 3 चीजों में डिवाइड किया था? एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड, गैस, केमिकल बेसिस के प्रॉपर्टी पे एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ठीक है, जिसको हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे पढ़ते फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर कैसा होता है? तो सबसे पहली चीज क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर किससे मिलकर बना है? मैटर पार्टिकल से मिलकर बना है। अगर आप इसका यहाँ पे एग्जांपल देखें तो डिसॉल्विंग सॉलिड इनटू लिक्विड, यहाँ पे हमने सॉलिड और लिक्विड को डिसॉल्व कर दिया, जैसे शुगर वाटर, ठीक है। हमने शुगर वाटर को मिलाया। शुगर वाटर क्यों मिल गया? क्योंकि वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना था। वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल और शुगर के छोटे छोटे पार्टिकल आपस में मिक्सअप हो गए। अगर वो सब सिर्फ एक चीज से बने होते तो क्या वो आपस में मिक्सअप होते? कभी ना मिक्सअप होते। वो छोटी छोटी चीजों से बने, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी, इस वजह से उनके पार्टिकल मिक्सअप हो गए। तो पहला जो फिजिकल नेचर है मैटर का क्या है? कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, ठीक है। जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो काफी छोटे होते हैं। ऐसा हम क्यों कहते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर काफी छोटे होते हैं? अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने क्या लिया? 100 ml वाटर में हमने पोटेशियम परमैंगनेट मिला दिया, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। हमने पोटेशियम परमैंगनेट मिला, इसके बाद हमने 100 ml पोटेशियम परमैंगनेट का हमने एक सोल्यूशन बना लिया। इसके बाद हमने क्या किया? 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट हमने दूसरे बीकर में डाला, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसका 10 ml भी 100 ml वाटर को पूरी तरह से कलर कर देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, तभी तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल नीचे से ऊपर तक हर जगह पे फैल रहे हैं। अगर वो बड़े पार्टिकल से बना होता तो वो एक ही जगह स्टिक रहता या एक ही पर्टिकुलर जगह रहता, लेकिन ऐसा नहीं है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, इसीलिए वो क्या हो रहा है? पूरी जगह फैल रहा है। इसी तरह अगर हम डेटॉल की बात करें, अगर डेटॉल वाटर को मिक्सअप करें तो आप देखेंगे कि अगर 2 ड्रॉप भी डेटॉल की पड़ जाती है एक मग वाटर में तो क्या होता है? पूरा पानी महकने लगता है। क्यों? क्योंकि इससे यह प्रूफ होता है कि जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरे पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल ऑफ मैटर उनके बीच में स्पेस होता है। इसका प्रूफ क्या है? अगर आप शुगर और वाटर को कभी भी अगर आप डिसॉल्व करिए, एक ग्लास अगर आप या एक बीकर यहाँ पे आप वाटर लीजिए और उसमें 5 से 6 स्पून शुगर डाल दीजिए, ठीक है, 5-6 चम्मच शुगर, उसको डिसॉल्व कर दीजिए। आप देखेंगे जो वाटर का लेवल है, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए वाटर का लेवल बढ़ेगा नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? कि भैया वाटर का लेवल नहीं बढ़ा तो शुगर या सॉल्ट जो कि हमने डाला था वो गया कहाँ? वो वाटर के पार्टिकल्स के जो बीच में स्पेस था वहां पे चला गया। तो इससे ये पूरी तरह से प्रूफ होता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। आगे हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल होते हैं मैटर के हमेशा मूव करते रहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? कि मान लीजिए अगर घर में सुबह सुबह पूजा होती है और अगर आप लोग एक जगह अगरबत्ती जला के उसको रख दीजिए तो क्या होता है? उसकी महक पूरी जगह फैल जाती है। तो इससे प्रूफ क्या हुआ? कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है मूव करते रहते हैं। नहीं तो अगरबत्ती की महक हमारे तक कैसे आती? या इंसेंस स्टिक अगरबत्ती की महक हमारे तक कैसे आई? चल गई ही तो आई ना। तो इससे क्या प्रूफ हो गया? कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो कॉन्टिन्यूअस मूव करते रहते हैं। अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम कैसे
जानेंगे कि अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम बात करें तो क्या होगा यहाँ पे कि जो पार्टिकल मैटर के अट्रैक्ट कैसे करते हैं, सॉलिड ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, लिक्विड उससे कम अट्रैक्ट करते हैं और गैसेस बहुत ज्यादा कम अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इससे ये तीन चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। आगे हम लोग पढ़ते हैं अगले वाले में नोट करके कि जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल मूव ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। जो भी पार्टिकल मूव करते हैं, क्यों मूव करते हैं? अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ऑफ मोशन। अब इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ऑन इंक्रीजिंग टेंपरेचर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि लो मूवमेंट कब था? जब टेंपरेचर कम था, और हाई मूवमेंट कब हो गया? जब टेंपरेचर ज्यादा हो गया। तो टेंपरेचर ज्यादा होने से क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इसका एग्जांपल बहुत अच्छा सा है, गर्मियों में अगर कोई डियो लगा कि थोड़ी दूर से भी निकल जाते तो भी हमको स्मेल आ जाती है डियो की, लेकिन वही हम सर्दियों में बात करें तो डियो आप लगा लीजिए, वो बहुत ज्यादा मतलब दूर तक उसकी महक नहीं जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं ना, उसकी काइनेटिक एनर्जी काफी कम होती है। इसी तरह अगर आप देखें पानी, अगर आप पानी लीजिए और पानी में अगर आप शुगर वगैरह डिसॉल्व करिए तो गर्म पानी में आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो प्रॉपर्ली मिक्सअप हो जाता है। लेकिन अगर ठंडा पानी होता है तो उसमें शुगर जल्दी से डिसॉल्व नहीं होता। अब हम लोग चलते हैं अगले स्टेप पे, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर आपने पहले ही 5 देख लिया। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोज, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये जो बगल में ब्रिक रखा है, इसका देखिए एक पर्टिकुलर फिक्स शेप है। ठीक है, इसका फिक्स शेप और वॉल्यूम भी है, यानी वॉल्यूम क्या होता है? L × B। देखिए इसका लेंथ भी है, ब्रेथ भी, एक पर्टिकुलर फिक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सॉलिड होता है उसका फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस। इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अगर आप ईंट को कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, हाथ आपका टूट जाएगा भाई साहब, लेकिन ईंटा नहीं टूटेगा। आगे पढ़ते हैं, सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप पानी में हाथ मारेंगे तो क्या होगा? आपका हाथ पानी को तोड़ते हुए आगे चला जाएगा, लेकिन अगर आप ईंट को तोड़ेंगे तो आपका हाथ टूट जाएगा, लेकिन भाई साहब ईंटा नहीं टूटेगा। तो इसका क्या मतलब हो? उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। चौथे पॉइंट पे चलते हैं, दे डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। अगर आप ये नीचे मूंगफली वाला देखे जार, तो मूंगफली वाले जार के केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे मूंगफली आप इसको पूरी तरह से फिलअप कर दीजिए, मतलब पूरा फिलअप कर दीजिए। इसके बाद 2-4 मूंगफली और होगी, उसको भी आप थोड़ा बहुत ठोकी होगी, उसके बाद फिर वो फिलअप और डाल देंगे। तो इससे क्या पता चला कि जो सॉलिड होते हैं वो अपने कंटेनर को पूरी तरह फिलअप नहीं करते, इनके बीच में स्पेस भी होगा। अगर आप यही मूंगफली में अगर आप थोड़ा बहुत चीनी डाल दीजिए या नमक डाल दीजिए तो वो भी इनके स्पेस में जाके फिलअप हो जाएगा। अगली चीज क्या है? सॉलिड डू नॉट फ्लो। आप देखें कि ये ईंटा बहता है, ईंटा कभी बहेगा? आपका घर पता चला है भाई कि दूसरी जगह पहुंच गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो सॉलिड क्या होता है? रिजिड होता है। रिजिड का मतलब क्या होता है? हार्ड होता है। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? तो लिक्विड हैड फिक्स वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप। लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम तो होता है लेकिन फिक्स शेप नहीं होता। पानी को जिसमें डाल दो ये वही का भाई साहब शेप लेके बढ़ जाता है। आगे चलते हैं, लाइक सॉलिड लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस। सॉलिड की तरह हम लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं, लिक्विड यूजुअली हैव लेस डेंसिटी देन सॉलिड। लिक्विड की डेंसिटी कम होती है सॉलिड के कंपेयर में, इसीलिए जो भी सॉलिड सब्सटेंस होता है वो लिक्विड में डूब जाता है। अगला पढ़ते हैं, लिक्विड डू नॉट फिल द कंटेनर। लिक्विड भी कंटेनर को पूरी तरह से फिल अप नहीं करता। और चौथा पॉइंट क्या है? लिक्विड फ्लो इजिली, फ्लूइड। इस वजह से हम लिक्विड को फ्लूइड कहते हैं। लिक्विड बहता है, पानी बहता है, इस वजह से हम लोग उसको फ्लूइड कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैसेस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? पहला पॉइंट क्या है? गैसेस हैव नाइदर फिक्स शेप और वॉल्यूम। गैसेस का ना फिक्स शेप होता है ना वॉल्यूम होता है। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। गैसेस आसानी से कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी। गैसेस की डेंसिटी भी काफी कम होती है। गैसेस फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, यानी कोई भी खाली जगह होगी गैसेस को पूरी तरह से फिल अप कर देगी। और लास्ट पॉइंट क्या है? गैसेस फ्लो इजीली, यानी फ्लूइड। ठीक है, गैसेस क्या करता है? आसानी से फ्लो हो जाते हैं, इस वजह से हम उसको फ्लूइड कहते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, वाई सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब आपके दिमाग पे ये तो क्वेश्चन आना चाहिए कि सॉलिड लिक्विड और गैसेस के डिफरेंट प्रॉपर्टी, अलग अलग प्रॉपर्टी क्यों होती है? तो इसका पहला पॉइंट क्या है? अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर द पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो हमेशा मोशन में रहते हैं, लेकिन उनका मोशन कुछ का फास्ट होता है कुछ का स्लो होता है। अगर हम गैसेस की बात करें, गैसेस में मोशन फास्ट होता है, लिक्विड में कम होता है, जबकि सॉलिड अपने प्लेस पे ही वाइब्रेट कैसे करते हैं। ऐसा क्यों? उनके काइनेटिक एनर्जी की वजह से। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, मोशन तेज होगा, काइनेटिक एनर्जी कम है, मोशन स्लो होगा। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, पार्टिकल के बीच का स्पेस, सॉलिड के बीच में कम स्पेस होता है, लिक्विड में ज्यादा स्पेस और गैसेस में बहुत ज्यादा, तो इस वजह से भी उनकी प्रॉपर्टी डिफर करती है। और तीसरा पॉइंट क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, लिक्विड का कम होता है। ठीक है, और गैसेस का बहुत कम होता है, तो इस वजह से उनकी प्रॉपर्टी डिफर होती है। तो यहां से आपको फाइनली पता चल गया होगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी क्यों अलग होती है। पहला उनकी काइनेटिक एनर्जी, दूसरी स्पेस और तीसरा उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
रिएक्शन की वजह से। अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन आप लोग पढ़े हैं बायो में, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन किसी सब्सटेंस का फ्लो, लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री में भी सेम ही डिफिनेशन, लेकिन थोड़ा सा यहाँ चेंज है। क्या चेंज है? द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसका क्या मतलब है? स्प्रेडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस, दो सब्सटेंस का आपस में मिक्सअप होना उनके पार्टिकल के मोशन की वजह से, इसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन का रेट फास्टेस्ट कहां पे होता है? गैसेस में, और सबसे कम कहां होता है? सॉलिड में। अगले पॉइंट पे चलते हैं, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेंपरेचर। भाई साहब टेंपरेचर बढ़ा दो, डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। जैसे कि आपको बताए थे कि अगर चीनी घुलना बंद हो गया हो पानी में, तो आप पानी को गर्म कर दो, चीनी फिर घुल जाएगी। क्यों? डिफ्यूजन फास्ट हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे चीजें आपको क्लियर हो गई होंगे। आगे पढ़ते अगले पॉइंट पे, कैन मैटर चेंज इज स्टेट। क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? भाई साहब बिल्कुल चेंज कर सकता है, लेकिन चेंज कैसे करेगा? सवाल ये उठता है, बड़ा सवाल। तो चेंज करेगा टेंपरेचर और प्रेशर के चेंज होने की वजह से। ठीक है, अगर हम टेंपरेचर और प्रेशर चेंज करेंगे तो मैटर का स्टेट भी चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेंपरेचर एंड प्रेशर। क्या चेंज होता है? ऑन इंक्रीजिंग टेंपरेचर एंड रिड्यूसिंग प्रेशर। अगर हम लोग टेंपरेचर बढ़ाएंगे और प्रेशर कम कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, टेंपरेचर बढ़ाएंगे और प्रेशर कम कर देंगे तो सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में, और लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा? गैसेस में फर्दर। ठीक है, और अगर हम टेंपरेचर डिक्रीज कर देंगे और प्रेशर बढ़ा देंगे तो गैस लिक्विड में बदल सकता है, और लिक्विड किस में चेंज हो सकता है? सॉलिड में। तो ये चीजें कि टेंपरेचर प्रेशर हम लोग चेंज करके किसी का भी स्टेट चेंज कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सॉलिड से गैस को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड से जब कोई भी चीज डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। इसका एग्जांपल क्या है सब्लिमेशन के? यहां हमने मेंशन नहीं किया, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा। सब्लिमेशन का एग्जांपल है कैम्फर, कपूर। कैम्फर का फॉर्मूला क्या होता है? C10H16O। इसके साथ साथ में नैप्थलीन वॉल हो गई। ठीक है, तो ये भी किसका एग्जांपल है? सब्लिमेशन का, जिसमें सॉलिड से सीधे गैस कन्वर्ट होता है। और जबकि गैस से सॉलिड होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिपोजिशन। ठीक है, जब भी कोई चीज गैस से सॉलिड कन्वर्ट होती है। इसका भी एग्जांपल यहां पे नहीं, लेकिन हम बता दे रहे हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जिसको हम लोग ड्राई आइस कहते हैं। अगर हम लोग उसको -28 डिग्री सेल्सियस पे कूल करते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वो सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो सब्लिमेशन, डिपोजिशन क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं, अगला क्या है? गैस से अगर कोई चीज लिक्विड बनती है तो क्या होता है? अब गैस से कोई चीज अगर लिक्विड बनती है तो उसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे वेपर है, वेपर को हमने लिक्विड बना लिया तो क्या होगा? कंडेंसेशन। और अगर लिक्विड को फिर से गैस कर देंगे तो एवापोरेशन, जैसे पानी का उबलना। और यहाँ पे मेल्टिंग और सॉलिडिफिकेशन क्या होता है? सॉलिड का जो है लिक्विड में कन्वर्ट होना। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? मेल्टिंग। और लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या होगा? सॉलिडिफिकेशन। अगले पॉइंट पे अब हम लोग चलते हैं, नोट करके। एसआई यूनिट क्या होती है? टेंपरेचर की केल्विन होती है। ठीक है, ऑल टेंपरेचर ऑन केल्विन स्केल इज पॉजिटिव। केल्विन स्केल पे सारे टेंपरेचर कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और अगला पॉइंट क्या है? द टेंपरेचर ऑन सेल्सियस स्केल। जो टेंपरेचर होता है सेल्सियस स्केल पे और जो केल्विन स्केल के बीच में जो डिफरेंस होता है टेंपरेचर के पॉइंट का, कितना होता है? 273.15 डिग्री सेल्सियस। अप्रॉक्स हम लोग इसको 273 मतलब समझते हैं, और 273.15 डिग्री मतलब 273.15 केल्विन को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, और जैसे आपको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है तो वो केल्विन में कितने पे उबलेगा? 373। ठीक है, तो हमको क्या करना है? सेल्सियस में 273 ऐड कर देना, वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट या डिफ्यूजन क्या होता है। तो अगर हम बात करें मेल्टिंग, तो मेल्टिंग क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना मेल्टिंग होता है। लेकिन जहां पे मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा वहां पे एक चीज डिफर करेगी। क्या डिफर करेगी? कि एक फिक्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होना चाहिए वो चीज। तो यही चीज है यहाँ पे, द प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस टू लिक्विड ऑन हीटिंग एट फिक्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एक फिक्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर में उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। जबकि मेल्टिंग में सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। आगे हम लोग पढ़ते सेम चीज बॉइलिंग में भी है। बॉइलिंग में क्या होता है? लिक्विड से गैस हो गया तो बॉइलिंग है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेंपरेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स एंड चेंजेस इनटू गैस। ऐसे टेंपरेचर जिसमें लिक्विड गैस में चेंज होता है, लेकिन वहां फिक्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिक्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, 100 डिग्री सेल्सियस। आगे अब हम लोग पढ़ते हैं लेटेंट हीट क्या होती है। आप लोगों ने कभी कभी ये देखा होगा कि बर्फ होता है, आप एक कटोरी लीजिए, कटोरी में बर्फ ले लीजिए और उसको थोड़ा थोड़ा पिघलने दीजिए, उसमें बर्फ रहेगा और थोड़ा लिक्विड भी बन जाएगा। फिर आप उसका टेंपरेचर मेजर कीजिए, टेंपरेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। अब आप कहेंगे भैया टेंपरेचर तो हमने दिया, लेकिन और पानी और ये पिघला भी, तो टेंपरेचर इसका बढ़ा क्यों नहीं? तो यही होता है, तो यही लेटेंट हीट को एक्सप्लेन करता है। पढ़ते लेटेंट हीट क्या होता है? द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, यानी यहाँ पे हम सब्सटेंस का स्टेट चेंज करते बिना टेम्परेचर को चेंज किए, इस वजह से हम इसको कहेंगे लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या होती है? ऐसी हीट होती है जो कि टेम्परेचर को बिना चेंज किए चीजों का स्टेट चेंज करती है। यहां पे आप देखिए, लेटेंट हीट डज नॉट कॉज अ राइज इन टेम्परेचर, इससे टेम्परेचर नहीं बढ़ता ऑफ अ सब्सटेंस, बिकॉज द हीट विच वी सप्लाई इज यूज्ड अप इन ओवरकमिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, तो चेंज ऑफ स्टेट के टाइम पे पार्टिकल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में यूज हो जाता है। जैसे मान लीजिए सॉलिड है, बर्फ है, अगर आप बर्फ को पिघला रहे तो वो लिक्विड बनेगा ना पहले, तो जो आप टेम्परेचर देंगे वो सॉलिड बर्फ का टेम्परेचर कम नहीं करेगा, जबकि जो बर्फ के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसको कम करेगा, इसके बाद वो टेम्परेचर बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। आगे चलते, लेटेंट हीट दो तरह की होती है, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। पढ़ते पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी या द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड। ठीक है, फ्यूजन आपको पता है, फ्यूजन का मतलब मेल्टिंग होता है, तो इतनी हीट रिक्वायर्ड होती है जिसमें हम चेंज कर ले 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ठीक है, 1 किलो हम लोग सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर ले एक फिक्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, बिना उसका टेम्परेचर चेंज किए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि बर्फ को हम लोग पानी बना ले, ठीक है, बिना उसका टेम्परेचर बढ़ाए, तो यही हीट हम लोग क्या बोलेंगे? जो उसमें हीट खर्च होगी उसको क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आगे हम लोग पढ़ते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड इज अमाउंट ऑफ हीट इन जूल्स, ठीक है, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड। 1 किलो लिक्विड को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? वेपर या फिर गैस में, बिना उसके टेम्परेचर को चेंज किए अंडर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी कि पानी, आप पानी को उबालिए और पानी को स्टीम बना दीजिए, तो स्टीम का भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा और उबलते हुए पानी का भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यहाँ पे ये हीट कहाँ पे गई? लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने में, उसका बॉन्ड ब्रेक करने में लिक्विड का। आपको यहाँ पे एक बात बता दे, क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का, जिसको कि हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाली सीरीज में कवर कर देंगे। आपको यहाँ एक पॉइंट बताते कि हम लोग उबल 100 डिग्री सेल्सियस पानी से ज्यादा जलते हैं कि हम लोग भाप से, स्टीम से ज्यादा जलते हैं? तो हम लोग स्टीम से ज्यादा जलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें लेटेंट हीट होता है, इस वजह से हम लोग उससे ज्यादा जलते हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग, एवापोरेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर, यानी लिक्विड का वेपर में चेंज होना, उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले, इसको हम लोग बोलते हैं एवापोरेशन। यानी एवापोरेशन 30 डिग्री सेल्सियस पे भी होगा, 25 पे होगा, 10 पे होगा, ठीक है, 100 पे बॉइलिंग होती है। एवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे शुरू हो जाता है, तो वही चीज है, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले लिक्विड का वेपर में चेंज होना, इसको हम लोग बोलते हैं एवापोरेशन। एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, एवापोरेशन से ठंडा होता है। जैसे कि नोट पे आप देख सकते हैं, स्वीटिंग इज अवर इन अवर बॉडीज मेथड ऑफ मेंटेनिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी जो पसीना निकलता है, पसीने से होता क्या है कि पसीना निकलता है, पसीना फिर एवापोरेट हो जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी क्या होती है? कूल होती है, कूल यानी ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्वीटिंग होती है हमारी बॉडी में, ये क्या है? एक मेथड है। किस चीज का मेथड है? जिससे कि हमारी बॉडी हम लोगों को ठंडा रखती है। इसी तरह जो मटका होता है, मटका में क्या होते हैं? छोटे छोटे पोल्स होते हैं, ठीक है, अर्थन पिक्चर में छोटे छोटे पोल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जिससे होता क्या? पानी एवापोरेट होता रहता है और मटके में पानी ठंडा हो जाता है। सेम चीज है, जो फीमेल्स क्या करती है, नेल पॉलिश को छुड़ाने के लिए डाइल्यूटर यूज करती हैं, वो भी क्या होता है? वो हमारी बॉडी की हीट लेके उड़ जाता है, तो हमारी बॉडी को ठंडा महसूस होता है। आगे पढ़ते फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन, कौन कौन से फैक्टर है जो एवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एवापोरेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। पहली वाली आप पिक में देख सकते हैं कि ये धूप में फैला हुआ है कपड़ा, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे एवापोरेशन बढ़ जाता है, जबकि अगर हम छाए में अगर फैलाएंगे कपड़ा तो क्या होगा? एवापोरेशन काफी स्लो होगा। तो ये चीज है। अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, सरफेस एरिया भी डिफर करता है। देखिए फर्स्ट वाले पिक में क्या है कि सरफेस एरिया ज्यादा है, तो यहाँ पे ज्यादा सरफेस हो गया जिससे एवापोरेशन हो सके, जबकि दूसरे वाले पिक में क्या है? इसका सरफेस एरिया कम है, तो यहाँ पे क्या होगा? एवापोरेशन स्लो हो जाएगा। तो अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो एवापोरेशन फास्ट होगा, सरफेस एरिया कम है तो एवापोरेशन क्या होगा? स्लो होगा। अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? अगर हम लोग यहाँ पे ऑन इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी एवापोरेशन डिक्रीजेस, अगर हम लोग ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा? एवापोरेशन कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका क्या एग्जांपल है? कभी अगर आप लोग बारिश में कपड़े फैलाइए तो कपड़े जल्दी से सूखते नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि
क्योंकि जो हमारा इन्वायरमेंट होता है ना, हमारे इन्वायरमेंट में क्या होता है, ह्यूमिडिटी होती है। वही चीज है यहाँ पे सेकंड पॉइंट की क्लॉथ कैन नॉट इजिली ड्राई इन रेनी सीजन। क्यों? क्योंकि हमारे जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, वहां ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। तो अब बाहर तो कपड़े में भी ह्यूमिडिटी है, इन्वायरमेंट में भी ह्यूमिडिटी है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट नहीं होने पाता, नहीं तो ऑस्मोसिस से ट्रांसफर हो जाता हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, ऑन डिक्रीजिंग ह्यूमिडिटी एवोपरेशन इंक्रीजेस। ह्यूमिडिटी कम करने पे एवोपरेशन बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग गर्मी में देखते हैं, गर्मी में हवा में नमी नहीं रहती, इस वजह से गर्मी में क्या होता है, कपड़े आसानी से सूख जाते हैं। एक आपके एनसीईआरटी में एक पॉइंट है कि जो डेजर्ट कूलर होता है वो गर्मी में अच्छे से काम करता है, लेकिन बारिश में क्यों नहीं करता? गर्मी में इस वजह से अच्छे से काम करता है क्योंकि जो उसमें नमी रहती है ना, वो आसानी से कहां चली जाती है, हवा में चली जाती है, जिससे एवोपरेशन कॉजेस कूलिंग। लेकिन बारिश के केस में क्या होता है कि जो नमी होती है, नमी जाने नहीं पाती है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि एटमॉस्फेयर में भी ऑलरेडी नमी रहती है। ठीक है, तो इस वजह से वो अच्छे से डेजर्ट कूलर काम नहीं करता। कब काम नहीं करता? बारिश में। अगले पॉइंट पे हम लोग लास्ट पॉइंट पे चलते, विंड स्पीड। यानी कि अगर विंड स्पीड ज्यादा है तो ऑपरेशन तेज होगा। आप फर्स्ट वाले में देख सकते हैं कि यहाँ पे विंड स्पीड ज्यादा है तो यहाँ पे कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, जबकि सेकंड वाले में विंड स्पीड कम है तो कपड़े जल्दी से नहीं सूखेंगे। तो इस तरह से आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर जो भी फर्स्ट चैप्टर का है उसको हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।